Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। आज शनिवार है और आज आप इकोनॉमी, बिजनेस, स्टॉक मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। केवल ध्यान रखिए, हम किसी कंपनी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में आपको जानकारी नहीं देंगे। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे और आप हमारे लैंडलाइन नंबर पर 011 कोड दिल्ली के साथ 23314444 या फिर 23717106 या फिर 23421050 इन तीनों नंबरों में से किसी भी एक नंबर पर फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली जी। शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्र में। नमस्कार हर्ष, नमस्कार रवि और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ वी रवि कुमार के साथ। Domestic equity markets rise for the second straight week. Sensex and Nifty gain nearly 1% this week. Global crude oil prices register first weekly gain in almost 2 months. Brent jumps 2%. And US markets end lower as stronger than expected jobs report raises interest rate fears. भारतीय शेयर बाजारों में लगातार दूसरे हफ्ते मजबूती की नई ऊंचाइयां। मजबूत जीडीपी के आंकड़े और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नरम रुख की वजह से बाजार में लौटी है रौनक। कच्चे तेल की कीमतों में पिछले 2 महीनों में बढ़ोतरी। ब्रेंट क्रूड 2% बढ़ा और अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक और S&P 500 में थोड़ी गिरावट, लेकिन डाउ जोन्स में मामूली बढ़ोतरी। इस सप्ताह लगातार दूसरी बार भारतीय शेयर बाजारों में उछाल रहा है। ये दूसरा हफ्ता ऐसा रहा है। सेंसेक्स निफ्टी में नई ऊंचाइयां छुई हैं। मजबूत सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े और यूएस फेड रिजर्व के थोड़े नरम रुख की वजह से बाजार में रौनक बनी हुई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 575 अंक की बढ़त के साथ 62,869 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 183 अंक बढ़ा और 18,696 पर रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 2.8% की बढ़ोतरी रही और स्मॉल कैप सूचकांक 2.4% बढ़ा। डॉलर के मुकाबले रुपया 37 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 81 रुपये 31 पैसे रही। In the US, the S&P 500 and Nasdaq closed slightly lower, but Dow inched higher yesterday as the November payrolls report fueled expectations that the Federal Reserve would maintain its path of interest rate hikes to combat inflation. The S&P 500 lost 5 points to end at 4071 points, while the Nasdaq Composite lost 21 points or 0.2% to 11,462, but the Dow Jones Industrial Average rose 27 points to 34,422. We'll continue talking about the US stocks. We seem to have our first caller live with us. Bharat Bhushan from Delhi is online with us. Bharat Bhushan, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Bharat Bhushan, you're live with us. Please ask your question. अच्छा सर, नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए सर अपना। ये शरद सर को भी नमस्कार है सर। नमस्कार भारत भूषण जी। सर 2 हफ्ते से कहीं छुट्टी पे आप चलेंगे थे सर? हाँ, मैं जरा थोड़ा सा ब्रेक लेके हॉलिडे पे था। चलिए सर, अच्छी बात है। सर मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, जो हमारे देश के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो मुक्त व्यापार नीति की जो घोषणा हुई है जी लागू होगी जी, तो हमारे देश के दृष्टिकोण से कौन कौन क्षेत्रों में हमें मतलब फायदा मिलेगा? और दूसरा सर सवाल ये है कि जो विश्व व्यापार है उसमें हमारे देश को पाकिस्तान के बासमती राइस से और श्रीलंका के चाय पत्ती से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा है हमें, हमारे देश को। सरकार इस दिशा में क्या ऐसे कदम उठा रही है जिससे कि हम उनसे बेहतर स्थिति में आ जाए विश्व व्यापार में? धन्यवाद सर। चलिए भारत भूषण जी, पहले जो हमारा ECTA करार हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ
डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, बहुत ही स्वागत करने योग्य है, पहली बात तो ये। और उसमें ज्यादातर जो फायदा भारतीय उद्योगों को मिलेगा उसमें टेक्सटाइल क्षेत्र है, उसमें भारत का जो वाइन उद्योग है वो है, और भी बहुत सारे भारत का कृषि उद्योग जो है उसको बहुत फायदा मिलेगा, सीरियल्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं। और मैं समझता हूं ऐसे करार जब भी किसी देश के साथ किए जाते हैं तो ये, हालांकि ये बायलैटरल होते हैं, ये ऐसा नहीं कि हम स्वतंत्र व्यापार खाली हम ऑस्ट्रेलिया से करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे से करेगा। और एक और बहुत बड़ा फायदा जो भारत भूषण जी मिलने वाला है कि हमारे यहां से जो स्टूडेंट्स जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उनको वहां पर काम करने की सुविधा मिलेगी, उनको एक ऐसा वीजा मिलेगा जिसमें वो पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद वहां कामकाज कर सकते हैं, उनको वर्क वीजा दिया जाएगा, कुछ समय के लिए वहां वो रुक सकते हैं, अपने करियर में नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर सकते हैं। तो कुल मिला के हम देखें तो बहुत ही स्वागत करने योग्य करार है। आम आदमी को, आप तो फिर भी समझते हैं, पर जो आम आदमी है वो इन करारों को, इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को, एफटीए जिसको कहते हैं, वो नहीं समझ पाता है। और मैं बाकी जो श्रोता हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि अब हमको बहुत कम टैरिफ पर या जीरो टैरिफ पर बहुत सारा व्यापार दोनों तरफ से, निर्यात भी आयात भी हम कर पाएंगे और बिना किसी टैरिफ बैरियर्स के वो जा पाएगा। तो इससे दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड में बढ़ोतरी होती है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 4-5 सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो शायद उसमें $5 बिलियन से भी ज्यादा की उसमें इजाफा हो। जी। दूसरा आपने पूछा श्रीलंका और पाकिस्तान से वीट या किसी भी जगह से, देखिए जहां जियोपॉलिटिकल जियो टैगिंग होती है वहां नेचुरल बात है, थोड़ी सी वहां पर उसका एज हो जाता है। पर इसमें जो देखने वाली बात यह है कि गुणवत्ता एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर आप दुनिया का दिल जीत सकते हैं, आप मार्केट को जीत सकते हैं। तो मुझे लग रहा है भारतीय कृषि क्षेत्र अगर अपनी गुणवत्ता को बनाए रखेगा, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर भारतीय कृषि क्षेत्र अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब जिस मूल्य पर सामान यहां से जाता है उस मूल्य को भी अगर कॉम्पिटिटिव रखेगा, मतलब वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रहे और बाकी देशों से उसको हमें सस्ते दरों पर हम सप्लाई करें, तो यही दो हमारे हाथ में हथियार हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी कंपटीशन को मात दे सकते हैं। तो दो चीज मैं फिर आपको समराइज कर दूं, पहली गुणवत्ता, क्वालिटी हमें अच्छी रखनी चाहिए, दूसरा हमें कॉस्ट लो रखनी चाहिए। तो श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, भारत भूषण जी, आप आश्वस्त रहें कि इन दो चीजों पे हमारे किसान भाई, हमारा कृषि क्षेत्र अगर ध्यान देता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम उनको मात दे पाएंगे। बिल्कुल। और अगले कॉलर हैं अतानु कोलकाता से। अतानु, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। Atanu from Kolkata, but now I am in Chennai. Oh, wonderful. I do listening Market Mantra through All India Radio Chennai. Great. Malai Vanakkam. Sir, my question is what do you mean by educator, investor and trader? Thank you very much. Welcome, Atanu bhai. Good to know that you're from Bengal and you're currently in Chennai. You see, educator is a person who tries to, since I think both your questions are related to stock markets, so I'll focus on stock markets. Educator is a person who tries to educate the investors and traders about various nitty-gritties of stock markets. When you try and educate what is future, what is options, what is delivery-based trading, what is cash trading, all the nitty-gritties and complicated terms of stock markets, what is expiry and so on and so forth. So they are educators. When you say investor is a person who parks money in stock markets for a definite length of time. He does not trade that often. He waits for some time. This period could be 3 months, it could be 6 months, it could be 1 year. It could be 2 years, 3, 4, 5, 10 years. It could be any length of time, but basically a person who parks money in the stock markets with an expectation that his capital is going to grow and he's going to get dividend on that money. So that is what an investor is. And I think the third thing he was asking was who's a trader. Trader, yeah. A trader is a person, Mr. Atanu, who does not invest, but he buys and sells more often than the investor. Sometimes this trading takes place within minutes, within seconds. You tend to buy at 1 p.m. You can sell at 2 p.m. You can buy again at 2:30 p.m., sell the following day. Maximum the trader would like to park the money is if he's a hardcore trader until expiry. So he will try and get out after expiry, or he may not be trading in futures and options. He may be trading in regular stocks also on delivery basis.
but his intention is to earn out of the difference in the price that he's purchased and sold, which is the same for investor. But here the intention is the period is not long term, it is short term. Sometimes it is very short term, and sometimes Atanu, it is very, very short term. As I said, buying at 2, selling at 2:30. I've seen traders buying at 2:29 p.m., selling at 2:30 p.m. So it could be as quick as that. And sometimes selling first and buying after that. Oh yes, they can. You could be a short seller also. We call them as short seller. You sell first and you buy. Of course, that you do in futures and options. You don't do that in regular delivery-based trading, which is not allowed, because you can't sell shares which you don't possess. Although some brokers, I must inform here, they do give you the facility of squaring off the transaction in the same day, which is you're selling in the morning, but before the market closes, you have to get out the transactions if it's not a future and option transaction. Yes, so that is what I hope I've clarified, Mr. Atanu, what is educator, what is investor, what is trader. Next time when you hear about them, you'll be more educated. Our next caller is also from Delhi. As Muhammad is online with us. Muhammad Saab, welcome to Market Mantra. Please ask your question. हेलो मोहम्मद साहब, अपने रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए. हेलो. हाँ, अपना सवाल पूछें. सर, मैं आस मोहम्मद बात कर रहा हूँ दिल्ली से. हाँ जी, पूछिए सवाल. मार्केट मंत्र टीम, नमस्कार. मेरे को एक्सपर्ट साइड से पूछना था जी. ये रैली चल रही है पिछले 2 हफ्ते से स्टॉक मार्केट के अंदर जी. तो अभी आरबीआई की जो मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक में जी, का क्या इम्पैक्ट रहेगा, और ये जो रैली है ये आगे अभी कंटिन्यू करेगी या इसमें कुछ अभी फर्दर करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? थैंक यू सर. आस भाई, बहुत उम्दा आपने प्रश्न किया है, और आपको सच बात बताऊं तो इस प्रश्न की मुझे आस थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सवाल जरूर अगर रवि और हर्ष नहीं पूछेंगे तो कोई ना कोई कॉलर अवश्य पूछेगा. हालांकि उनके भी जहन में ये सवाल था और वो जरूर पूछते. अच्छा कि आपने ही पूछ लिया पहले. जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी है. अगर मैं कहूं आस भाई, आपने 7 दिसंबर को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हमें आउटकम पता लगेगी, और बिल्कुल आपने ठीक कहा. मुझे उम्मीद है कि 25 से 35 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट हाइक, क्योंकि अभी जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति जिसको हम कहते हैं, हालांकि वो कुछ कूल डाउन हुआ है, 7% से नीचे आया है. आपने देखा होगा पिछली बार 6.77% आया था. उम्मीद की जा रही है कि ये और कूल डाउन होगा, पर अभी भी ये जो आरबीआई की टॉलरेबल लिमिट है 2 से 6% की, उससे बाहर है, और ये आरबीआई के लिए निरंतर एक चिंता का विषय बना हुआ है. तो मुझे लग रहा है अभी एक आध मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में और हाइक हो सकता है 25 से 35. हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा साथ में कि ये हाइक जितनी होनी पहले जो ज्यादा हो रही थी उनसे कम है, तो ये एक राहत की खबर होगी. और बड़ा अच्छा इसका एग्जाम्पल एक मुझे रवि और हर्ष मिलता है. इस चीज को लोग समझना चाहते हैं. किसी को बुखार था, उसने पूछा साहब मुझे बुखार है, तो उसने कहा साहब 104 बुखार है, बहुत तेज बुखार है. तो उसने कहा तबीयत तो मेरी खराब है. दूसरा कोई था, उसको नॉर्मल बुखार था, तो उसको जब 100 हो गया उसने कहा मेरी तबीयत खराब है. 104 वाले से कब जब 102 हो गया उसने कहा मैं पहले से बेहतर हूं. तो ये कुछ ऐसा ही है कि जब कम हाइक होगी, हाइक तो हाइक है, पर फिर भी उसका स्वागत किया जाएगा. मुझे लग रहा है कि मार्केट में आस भाई अभी थोड़े से हमें फेवरेबल फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है. अमेरिका में भी हमने देखा थोड़ा सा इन्फ्लेशन में इंप्रूवमेंट आया है. अमेरिकन जीडीपी नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं. तो ये जो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट जो हमारे खिलाफ थे वो थोड़े से हमारे फेवर में हो रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि कुछ सुधार, तो मार्केट की रैली जारी रह सकती है. कुछ नेगेटिव खबर ना आई तो ये मार्केट की रैली यहां पर आ सकती है. पर ये कहते हुए मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा कि करेक्शन के लिए किसी भी स्टॉक मार्केट के ट्रेडर को, इन्वेस्टर को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई ऐसी खबर आ जाती है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे अभी पूरे हालात थोड़े से कूल डाउन हुए हैं पर नॉर्मल नहीं है. हम ये नहीं, क्योंकि रशिया यूक्रेन का अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जारी है. तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडर को तैयार रहना चाहिए, बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए. और अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जो सबसे काम की बात मैं बोलने जा रहा हूं, कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है अपने निवेश पर, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा बुक करके चलिए. बहुत ज्यादा लालच कई दफे लोग कर जाते हैं. आपके लिए नहीं कह रहा, मैं औरों के लिए कह रहा हूं. कई दफे बहुत लालच कर जाते हैं, तो उसके चक्कर में जो कमाया होता है वो गवा देते हैं. तो प्रॉफिट को बुक करते चलें. जब डिप आए उसमें थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश करें. आस भाई, फिलहाल तो यही सलाह देना चाहूंगा. बाकी ये भी मैं अंत में जोड़ना चाहूंगा कि सलाह बहुत डायनेमिक है. आज ये सलाह है, कल हो सकता है ये सलाह बदल जाए. आज आप जब पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूं, कल हो सकता है हालात कुछ और हों, तो हम आपको इसी संदर्भ में कुछ और बताना चाह रहे हूं. ये भी आप जहन में रखिए. लेकिन शरद जी, आपने बहुत बढ़िया कहा कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहें. उससे प्रॉफिट एवरेजिंग आप जरूर कर सकते हैं और डिप्स में खरीदते रहें. अगले कॉलर होंगे आर एस दहिया, दिल्ली से जुड़े हुए. दहिया साहब, सवाल पूछ सकते हैं आप.
नमस्कार। नमस्कार जी। कोहली साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना अच्छा इन्वेस्टर्स को गाइड कर रहे हैं रेगुलरली। सर आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ये आपका भी धन्यवाद। अब मेरी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है जी। मार्केट मंत्रा इज डूइंग गुड जॉब इन मनी टॉक्स एंड मार्केट मंत्रा एंड ऑल जी। Let there be another program where the financial expert can analyze 4 or 5 stocks which are undervalued, have got good financial fundamentals. दैया साहब हम आपका सवाल समझ गए, आपकी रिक्वेस्ट भी हम समझ गए। हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम किसी भी कंपनी और स्टॉक के स्पेसिफिक, चूंकि वो किसी कंपनी की बात हो जाती है, उस पर नहीं करते, बट ओवरऑल सेक्टर वाइज हम जरूर बात करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। और हमारे देश के जाने माने एक्सपर्ट कोहली साहब हमारे साथ होते हैं, वो आपको समय समय पर जैसे अभी भी बता रहे हैं। आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो आप जरूर पूछ लें, आपके सुझाव को हमने नोट कर लिया है। ईमेल आईडी You want the email ID? It's marketmantra.air@gmail.com. हेलो, आपको email ID चाहिए ना आपको? हाँ, कोहली साहब का। मैं दैया साहब हम आकाशवाणी के प्लेटफॉर्म पर हैं, तो मैं तो एज एन एक्सपर्ट मार्केट मंत्रा टीम का हिस्सा बन जाता हूं थोड़ी देर के लिए, तो मैं तो जनरल जवाब देता हूं। यहाँ पर मैं कोई व्यक्तिगत डिटेल तो मुझे नहीं लगता ये उचित रहेगा यहाँ पर बताना। बाकी आप मेरे से सोशल मीडिया पे अगर आप मुझे गूगल करेंगे तो मैं बहुत जगह, मेरी जन्म पत्री तक वहां पर है, आप उसमें ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। और अगले कॉलर के पास चलते हैं। एसपीएस जैन है ग्रेटर नोएडा से, हमारे बहुत पुराने कॉलर हैं। जैन साहब स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना आज का। कोहली साहब, आपको पिछले सैटरडे में बड़ा मिस किया सर। मैंने भी आपको बहुत मिस किया, आप सब लोगों को, जितना मार्केट मंत्रा के श्रोता हैं, मैंने सबको बहुत मिस किया। मुझे ये बताइए, 1 दिसंबर को डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है जी, आई थिंक ऑन पायलट बेसिस। जी जी जी। तो ये हमारे अभी भी हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन अपने कार्ड के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं जी, जिसमें कागज की करेंसी बीच में नहीं आती है जी। लेकिन हमें बताया गया था कि उसमें हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और हमारे अकाउंट से जी पहचान हो जाती है किसने किया जी। लेकिन ये बताया गया है कि इस डिजिटल रुपया जो होगा उसमें लेने वाले का भी पता नहीं लगेगा और देने वाले का भी पता नहीं लगेगा। तो विल इट नॉट, अगर ये बात सही है तो इससे क्या थोड़ा सा टैक्स सेविंग और ये करप्शन और इस तरह की बात का बढ़ावा नहीं मिलेगा? जैन साहब, आपने जो बात पकड़ी है, क्योंकि ये डिजिटल रुपये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे बहुत विस्तार से डिस्कशन हो सकता है, और मैं संक्षेप में तो आपको यही बताऊंगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि डिजिटल रुपया जो है वो ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। और ऐसा सुझाव आ रहा है कि, और ऐसी बात की जा रही है कि शायद 50,000 रुपए से कम के जो ट्रांजैक्शन होंगे उनकी ट्रेल रखने की कोशिश नहीं की जाएगी। पर मैं आपको बता दूं कि डिजिटल रुपये का जब लेन देन होगा तो एक ओपन लेजर के थ्रू होता है, जिसमें बाकायदा लेने वाले, और यही फर्क है कागज के रुपए में और कॉइन्स में और डिजिटल रुपए में, कि यहां पर तो लेने देने वाले के आपस में हो जाती है, मैंने अपनी जेब से निकाल के आपके में डाल दिया, आपने अपनी जेब से कहीं डाल दिया। पर डिजिटल रुपया क्योंकि एक वॉलेट के थ्रू होगा तो इसमें ट्रेल होती है। आपको मैं पहले बता दूं, ये तो डिजिटल रुपए की एक खूबी है कि इसमें उस टाइप जिनका आपने जिक्र किया वो ट्रांजैक्शन इसमें नहीं हो पाएंगे। पर थोड़ा सा प्रिवेसी और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको मटीरियलिटी कहते हैं, कि बहुत छोटे छोटे, यानी किसी ने 100 रुपया दिया उसको हम ट्रेल कर रहे हैं, 500 रुपए दिया उसको हम ट्रेल कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद 50,000 रुपए तक के नीचे के जो ट्रांजैक्शन होंगे उनकी ट्रेल नहीं रखी जाएगी। पर अगर जरूरत पड़ती है किसी कारण से तो उसमें भी डुबकी मारकर उसको भी पता लगाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल आपने जो बात कही उस तथ्य को मैं थोड़ा सा जैन साहब ठीक करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। उसको बाकायदा ओपन लेजर, मैं आपको कभी मौका मिला तो इसको विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे ओपन लेजर चलता है और कैसे। और शरद, इसके बहुत सारे सवाल आए हैं बहुत दर्शकों के, ये यहाँ बताना ठीक रहेगा कि ये बिल्कुल किसी तरीके की वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं है। ये आरबीआई इसको जारी कर रहा है, और जो एक वचन देता है आरबीआई कि मैं धारक को इतना देने का वचन देता हूं, वो इस पे रहेगा। पैसे का ऊपर नीचे वैल्यू नहीं होगा। और हर्ष, इसमें यह भी है कि आप सिर्फ पेपर फॉर्म में नहीं होगा आपको, मतलब ये भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं आज मार्केट मंत्रा के माध्यम से बता देना चाहता हूं। बिल्कुल नोट की शक्ल, 2000 का, 500 का, 100 का नोट की शक्ल भी रहेगी उसमें, बाकायदा उस पर सीरियल नंबर भी रहेगा। सिर्फ फर्क ये रहेगा कि वो पेपर फॉर्म में नहीं, डिजिटल फॉर्म में एक से दूसरे को लेन देन किया जाएगा। मुझे लगता है बहुत सवाल आएंगे आने वाले सप्ताहों में डिजिटल रुपए से संबंधित, और हम तो बल्कि आज मैं आह्वान करना चाहूंगा श्रोताओं का
कि आप डिजिटल रुपए से संबंधित आपके जहन में जितनी गलत फहमियां हैं उनको आप जरूर पूछें फोन करके, क्योंकि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये डिजिटल रूपी है। इस पर ठीक बता रहे हैं कि हम विस्तार से फिर बात करेंगे। रेखा अगली कॉलर है। रवि रेखा शर्मा फ्रॉम दिल्ली, प्लीज गो अहेड विद योर क्वेश्चन। Good evening, sir. Good evening. Actually, I am investing through SIP for many years. So my question is, when should I liquidate this SIP, or I can go ahead with for a number of years? Rekha ji, do you have any need that was going to come up in the next few years? No, I don't have. Rekha ji, a very pertinent question. You said you've got an SIP for almost 10 years now, and I assume and presume that your SIP is in very good profits. I mean, your capital has grown and it's giving a very decent amount of interest or return to you as well. So my advice to you, Rekha ji, would be, because I believe in a principle which is followed in stock market related investment, which is a bird in hand is better than two in the bush. That if you are getting profit, Rekha ji, I would suggest a part of it you must book. And then, because you are a continuing investor in SIP, so you can continue to invest and allow it to grow in future. But some part of profit should be booked, because what profit you realize will be more lovable than the profit which is notional and still obviously it makes a person very happy that I invested 100 and today it has become 500. It makes a person very happy, but I feel the 250 that you earn out of it makes you even more happy. So Rekha ji, my advice is you book part of profit. Continue with your SIP. If it is, I'm sure you picked up the right SIP and it's doing very well. My assumption is on that basis. So therefore book some profit and carry on with the SIP and keep your long-term needs in mind, whether you need it for some wedding, some retirement purpose, buying a car, buying a house. I'm sure those needs will come in the way and will help you taking a decision. And also all her gains would be long-term capital gains, so she can surely do tax farming of that 1 lakh rupee that is tax-free. Oh yes, that's a very interesting point. I saw Ravi suddenly becoming a tax expert as well. Very welcome advice, Ravi. Yes, so you can do 112A, it's called section. You can avail the benefit of 112A, that's called tax farming, a very appropriate term used by Ravi. Yes, you can book that profit and then, you can save on capital gains also. But I thought, I think Rekha ji did not move on to the tax zone in her question. So I hesitatingly, stopped from advising that. But thanks, Ravi, for taking her into a different sphere as well. I hope, Rekha ji, you've got the advice. My namesake, Ravi Narayan, is calling from Bhilai. Ravi, and please welcome to Market Mantra. Please ask your question, Ravi. Good evening, Market Mantra. And welcome back, Dr. Kohli sab. Thank you so much. Good evening. मेरा क्वेश्चन था कि हमारा जो रिसेशन की जो चिंताएं थी और यूएस का भी अभी जैसे आपने बताया, मतलब अब ये एक्सपर्ट्स ने बताया कि थोड़ा सा अच्छा हो रहा है वहां पे भी ठीक। तो मेरा इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारा जो जीडीपी है या फॉर दैट मैटर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या प्रोग्रेस है जी, वो हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड और डोमेस्टिक कंजम्पशन जी, ये मतलब हम जो यहाँ की हम जो कंज्यूम करते हैं वो भी हमारे इकोनॉमी को ऐड करता है, हमारी ग्रोथ को। तो उन दोनों का बैलेंस कितना है, क्या परसेंटेज वाइज हम यदि समझ सकें? रवि जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी मैंने अच्छा तो बोला और मैं अपनी बात पे कायम हूं, पर बहुत थोड़ा सा अच्छा है। और बल्कि कुछ तो एनालिस्ट ये भी कहते हैं कि यूरोप में तो रिसेशन आ चुका है, अमेरिका में माइल्ड सा रिसेशन है, हालांकि उनकी जो जीडीपी है वो पॉजिटिव आई है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जहां तक भारत की बात है तो भारत की इकोनॉमी एक चमकता सितारा इस समय दिखाई दे रही है। और मैं आपको अगर खाली स्टॉक मार्केट्स की बात करूं तो मैं एनालाइज कर रहा था तो दुनिया की जितनी भी मार्केट्स हैं रवि, फुटसी को छोड़कर 2022 में सभी मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया। भारत की एनएससी और सेंसेक्स, इसको निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़कर और फुटसी को छोड़ के सबने नेगेटिव रिटर्न दिया। और भारत की इकोनॉमी इस समय दुनिया की सबसे तेज बड़ी इकोनॉमीज में से बढ़ती हुई इकोनॉमी। जी हाँ, क्योंकि हम अपने आप में एक दुनिया है रवि जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम 141 करोड़ हैं, अगर मैं जो क्लॉक चलती है पॉपुलेशन की उसके हिसाब से करूं, हालांकि एग्जैक्ट आकलन तो अभी नहीं है। तो इतनी बड़ी हमारी मार्केट है। ये सच है कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा थोड़ा सा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के थोड़े ठंडा पड़ने की वजह से, जिस रिसेशन की अभी मैंने जिक्र किया या कूल डाउन का जिक्र किया, उसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स प्रेशर में आ रहे हैं हाल के महीनों में, हफ्तों में हम देखें। पर कुल मिला के आज भी हम बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा सा उसका कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट तो होगा ही होगा रवि जी। जहां एक तरफ मैंने ये कहा कि हम अपने आप में एक दुनिया है, दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम एक ग्लोबल फैमिली का हिस्सा भी हैं।
तो जब वहां पर रिसेशन आएगा तो थोड़ा बहुत असर हमको देखने का मिलेगा। ऐसी कोई परसेंटेज तो नहीं है कि कितना डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल है। हमारे जो टोटल इंटरनेशनल बिजनेस है $700 बिलियन के आसपास का हमारा सर्विसेज और मर्चेंडाइज को मिलाकर है। भारतीय अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था तो $3.5 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाली है। आप अपने आप प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, पर हमें कोई इतनी चिंता करने की रवि जी बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको बात करके और आपको मैं चाहता था आप रात को चैन की नींद सोएं और हम बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कुछ भी उथल पुथल हो जाए हमारी कंडीशन उनसे फिर भी बेहतर ही रहने वाली है। जी जितेंद्र हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए। जितेंद्र जी अपना सवाल पूछ लें। सर ये जो आप अभी बता रहे थे इसी से रिलेटेड मैं पूछ लेता हूँ जी। अपना अर्थव्यवस्था काफी अच्छा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। हालांकि महंगाई यहाँ भी है, यहाँ भी कई तरह के प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं स्टॉक मार्केट में जो छोटे निवेशक है वो ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। तो और दूसरा कि ये जो PSU सेक्टर अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है जी, जो उसके शेयर लिए रहते तो इतिहास क्या बोला है, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, हिस्ट्री क्या बोला उसके अंदर। चलिए जितेंद्र जी आपने पहली बार पूछी कि छोटे इन्वेस्टर्स ट्रैप तो नहीं हो। देखिए छोटे इन्वेस्टर की ये जिम्मेवारी बनती है और ये मार्केट मंत्रा जैसे जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य यही है कि आपको सही जानकारी दी जाए निवेश के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। तो मुझे लगता है कि छोटे निवेशक को कुछ ये पॉइंट्स पे ध्यान रखना चाहिए कि उसको बहुत महंगे शेयर जिनकी वैल्यूएशन बहुत हाई जा चुकी है वो नहीं लेना चाहिए। जिसकी बुक वैल्यू बहुत हाई हो गई, जिसकी पीई बहुत ऊंची जा चुकी है, बुक वैल्यू हाई हो गई तो चलेगा, पर पीई जिसकी बहुत हाई हो गई है वो उस शेयर में नहीं। तो अभी आपने देखा जैसे कि हमने मिड कैप्स, पहले लार्ज कैप्स बढ़े, उसके बाद मिड कैप थोड़े से चले, स्मॉल कैप्स अभी उतने नहीं चले हैं। तो मुझे लग रहा है कि रिटेल निवेशकों को भाव में आकर नहीं, भाव मेरा मतलब है वो जो अंदर मन से आता है, वो वाला रेट वाला भाव नहीं, जो अंदर से भाव निकलता है उस भाव में आके निवेश नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझकर निवेश करना चाहिए। और दूसरा इन्होंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का पूछा था, डिसइन्वेस्टमेंट जब होती है, नहीं जरूरी नहीं घाटे पर होती है, ऐसा नहीं है कि घाटे पर होती है। भारत सरकार एक लक्ष्य निर्धारित करती है कि इतना हमें इस साल नहीं, ये पूछ रहे हैं कि अगर आपने कोई डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला PSU को शेयर खरीद लिया तो हिस्टोरिकली क्या उससे इन्वेस्टर को लाभ होता है रिटेल में? हाँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए वो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए विनिवेश जिसको हम कहते हैं उसके लिए मार्केट में टेबल पर आ जाता है तो उसकी कीमत हमने देखा उसमें थोड़ी हलचल पैदा हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है जितेंद्र जी कि उस PSU की वैल्यूएशन कैसी है। कई दफे उससे नीचे भी चला जाता है। हमने पीछे एक PSU का पब्लिक इशू आया, हमने देखा उसमें लोगों को लाभ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल भी पूछे। तो ये PSU टू PSU जितेंद्र जी डिपेंड करेगा। इसका हम कोई एक जनरलाइज्ड जवाब नहीं दे सकते, पर सरकार, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि ऐसे समय पर विनिवेश करती है जब मार्केट में माहौल ठीक होता है। इसीलिए देखा आपने जो टारगेट सेट किया जाता है बजट में विनिवेश का, वो ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि मार्केट की डायनेमिक्स है, मार्केट अपना बिहेव करता है, उसी हिसाब से सरकार के निर्णय भी बदलते रहते हैं। नॉट ऑल PSUs आर लाइक एज अ संस्कृत सुभाषित गोज शैले शैलेन माणिक्यम। बिल्कुल। और नवरत्न, हमने नवरत्न की तो उसमें 9 रत्न होते थे, अब सारे तो नवरत्न नहीं है। तो जी Our next caller is from Delhi. Satish Chandra is online with us. Satish ji, welcome to Market Mantra. जल्दी से सवाल पूछे सर अपना। Yes, sir. Good evening, कोहली साहब एंड टीम। गुड इवनिंग सतीश जी। सर मेरा सवाल ये है कि मैं सैलरीड क्लास पर्सन एंड फाइल्ड माय रिटर्न जी। E-verification could not be done. Whether there is any time limit to do this E-verification or sending a physical return to Bangalore, and what is because Satish ji, sorry to know that you missed your E-verification. I think you will have to pay a small fee now for getting this done, because if you missed it out, you will have to contact the CPC in Bangalore, and they may charge you a small fee for doing it. I mean, I can tell you in more detail when you ask me next time. एक कॉलर और जुड़े हुए थे हमारे साथ रतन मित्रा, लेकिन समय की कमी है इसलिए हम आपसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। बहरहाल सारे कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। और प्रोग्राम खत्म करते हैं, उसके पहले हेडलाइंस। Domestic equity markets rise for the second straight week. Sensex and Nifty gain nearly 1% this week. Global crude oil prices register first weekly gain in almost 2 months. Brent jumps 2%. And US markets end lower as stronger than expected job reports raises interest rate fears. आज के मार्केट मंत्र में इतना ही। शरद कोहली साहब आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार। Market Mantra.